नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजरतन ग्लोबल ऑयल लिमिटेड का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टॉक 1400 रुपया तक अपना ऑल टाइम हाई पे गया था और उसके बाद गिरते गिरते अभी 60% गिरावट में आपको दिख रहा है 600 रुपया का आसपास। तो मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर इसमें अभी क्या कर सकते हैं, क्या ये एकुमुलेशन जोन है, क्या यहाँ एकुमुलेट करके चल सकते हैं, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे स्टॉक लेके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर आप इवन ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए, एवरीथिंग हम समझने का यहाँ कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा इसमें बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही करना है, ये नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर आप काम कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख के कोई बाय या सेल करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसको आप ओनली एडुकेशनल रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, राजरतन ग्लोबल ऑयल लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आपको उसका बिजनेस एनालिसिस करना है, देन आप फंडामेंटल देखेंगे, उसका बाद आप लास्ट में टेक्निकल देख के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको बिजनेस एनालिसिस, इसके लिए मैं राजरतन ग्लोबल ऑयल का वेबसाइट में गया। वहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो देखेंगे एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है कि राजरतन ग्लोबल ऑयल लिमिटेड जो है क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या इनका प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ काम करता है, बिजनेस कहाँ कहाँ फैलाया हुआ है, इनका क्लाइंट जो है कौन सा क्लाइंट है। जैसे आप इनका साइट में जाएंगे तो आपको ऐसे लुक आएगा। अबाउट अस, इनके बारे में एवरीथिंग आप पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट देखिए, टायर, ब्रिड वायर और हाई कार्बन स्टील वायर में ये लोग काम करता है। उनका क्वालिटी कैसा है, क्लाइंट के कौन सा है, इन्वेस्टर क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है। आप जाके चेक करें, बहुत ही आपका यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ से। बढ़िया कंपनी जैसे सीएट, बीकेटी, एमआरएफ, ऑल लीडिंग कंपनी इनका साथ कोलैबोरेशन है, इनका ब्रांड का यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ तक इनका क्वालिटी का बात है, क्वालिटी का भी एश्योरेंस है, इनका काफ़ी सारा सर्टिफिकेट अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ पे ये वेबसाइट में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग आपको ये सब चीज़ चेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, राजरतन ग्लोबल ऑयल लिमिटेड है, ये 1989 से बना हुआ है और बीड वायर और कार्बन स्टील वायर में काम करता है, जिसे ब्लैक वायर भी बोला जाता है। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इस जगह पे इनका मेन कामकाज है, ठीक है। बीड वायर जो है कहाँ यूज़ होता है, ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल टायर, अर्थ मूविंग टायर, इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, यहाँ पे बीड वायर का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये सेफ्टी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ये सब देते हैं टायर को, इसलिए यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन वायर, ये ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे यूज़ होता है, इसे ब्लैक वायर भी कहते हैं। मार्केट पोजीशन आप देख सकते हैं, द कंपनी द लार्जेस्ट ब्रीड वायर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड में ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाता है, इस वजह से इनको एक मोट मिल जाता है बिजनेस का। पीथमपुर में इनका प्लांट है और थाईलैंड में भी इनका प्लांट है। तो इंडिया और थाईलैंड मेन बिजनेस यही दो जगह से चलता है। अगर आप इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो बीड वायर में इंडिया में लगभग 45% तक ओन करता है ये लोग, और थाईलैंड में अगर देखेंगे 26% तक ओन करता है मार्केट कैप। अगर रेवेन्यू बैकअप आप देखेंगे तो 59% इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता है और थाईलैंड से लगभग 41% के आसपास। मेजर क्लाइंट जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, एमआरएफ, एपोलो, ठीक है, सीएट, ब्रिगेस्टोन टायर इंडिया, थाईलैंड में है, सुमितोमो रबर कंपनी लिमिटेड, योकोहामा, ये सब इनका बड़े बड़े क्लाइंट है, ठीक है। कैपेक्स प्लान किया हुआ है ताकि और भी ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट पूरा कर पाए। इंडिया से 68% जियोग्राफिक स्प्लिट जो है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 32% का होता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट वगैरह आप पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। अब पूरा इनका फोकस एरिया क्या है, क्या करना चाहते हैं, सो एवरीथिंग इन डिटेल दिया हुआ है। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो ओनली 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ना। स्टॉक का पी जो है ये हाई चल रहा है 42 का आसपास। आरओसी और आरओई अगर आप देखेंगे ट्रिमेंडस है, 25% का ऊपर दिख रहा है। स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे, ऑल टाइम चार्ट में आपके लिए लाया, द
10 साल का। तो स्टॉक पहले एक रेंज में काम कर रहा था, जैसे इसमें बहुत सारा FIDI बड़े बड़े निवेशक टूट पड़े, वैसे स्टॉक यहाँ से चल के 40 रुपया से चल के 1400 रुपया तक चला और अभी गिरते गिरते 600 रुपया का आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सेम पी में भी देखिए, पी अभी इसका जो मीडियन पी है 17 का आसपास है, लेकिन स्टॉक का अर्निंग ठीक ठाक आ रहा है, फिर भी अभी पी एडजस्ट नहीं हुआ, पी 40 का ऊपर ही चल रहा है। देन अगर हम इनका अच्छाई और बुराई देखेंगे तो कंपनी का अच्छा ही दिख रहा है, बुराई कुछ है नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलिए इनका फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल में आप देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयरली रिजल्ट सब कुछ दिया हुआ है। हम मेनली ईयरली वाला देखेंगे। 2021 में 222 करोड़, दिसंबर 2022 में 200 करोड़ और 23 में 233 करोड़। तो सेल्स ठीक ठाक ही बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। प्रॉफिट 47, 38, 34, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट में भी, मार्जिन में भी प्रेशर है, देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जहां 20% 21% कमा रहा था, अभी 15-16 पे आ गया है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 33 करोड़, 22 करोड़, 20 करोड़, तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको दिख रहा है। अगर आप ईयरली रिजल्ट इनका देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, 345, 480, 547, 893, 895 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 870 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जहां 25 करोड़ कमा रहा था, वहां पहुंचते पहुंचते 127, 162 करोड़ तक पहुंच गया है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, इंटैक्ट है। नेट प्रॉफिट भी अब देखिए 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा था, अभी 124 करोड़ तक पहुंच गया है स्टॉक, है ना। अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 14%, 5 साल में 21%, है ना। प्रॉफिट ग्रोथ भी 45% का आसपास दिख रहा है। स्टॉक CAGR भी 59, 68% का दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25% का ऊपर ही दिख रहा है, 26%, 29%, 32%। तो एक अच्छा खासा आप मान सकते हैं इसको, प्रूवन किया है 10 साल में स्टॉक, 5 साल में स्टॉक ने अपने आप को प्रूव किया है ना। प्रोमोटर होल्डिंग 65% का आसपास दिख रहे हैं आपको। FII ने हल्का सा बढ़ाया हुआ है, जहां एक 0.00 था वहां 0.73% तक आ गया है। DI ने 8% का आसपास चल रहा था, अभी 8.69 हल्का सा बढ़ाया हुआ है। और पब्लिक का 25%, 26% था, 25.48 थोड़ा सा गिरा हुआ है। स्टॉक को आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है। प्रोमोटर ने इतना परसेंट है 65.1 और जो पब्लिक है वो 25.48। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से कि क्या प्रोमोटर स्टॉक बढ़ा रहा है, तो प्रोमोटर हल्का सा बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन FII का बढ़ावट जो है ये अच्छा से आपको दिखेगा यहाँ पे। देन DI का भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो DI भी एक अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है और हल्का सा गिरा हुआ है पब्लिक का। ठीक है, अगर स्टॉक का आप डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी भी आपको ठीक ठाक देखेगा, जिस हिसाब से काम हो रहा है। अगर एक महीना में आप देखेंगे 55% का डिलीवरी उठ रहा है, ठीक है। एक वीक में भी 62%, 66% एक दिन में, तो एक अच्छा खासा डिलीवरी अभी उठ रहा है। ओवरऑल आप अगर रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे तो 3 साल में स्टॉक 4 गुना तक रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 1 साल में 2 साल में कुछ खास चला नहीं, माइनस में चला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि जब स्टॉक चलेगा तब एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होगा या देने वाला होगा। अगर आप इसका स्टॉक का मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको एट ए ग्लैंस पता चल जाएगा कि स्टॉक में एक शार्प रैली कंटिन्यू चला था और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा के अभी धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और धीरे धीरे गिरते गिरते कंसोलिडेट हो रहा है। वॉल्यूम बीच बीच में आता है, बाद में ड्राई हो जाता है और स्टॉक का जो RSI है वो RSI भी अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना। तो स्टॉक का एक नेगेटिव ट्रेंड आप मान सकते हैं इसको, है ना, टेक्निकली। अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी आपको सेम पिक्चर दिखेगा, सारे मूविंग एवरेज का नीचे आपको मिल रहा है और ये स्टॉक अभी तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसी को रेजिस्टेंस लेके नीचे कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। और RSI भी आपको ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है, वॉल्यूम कुछ खास है नहीं। इसी को अगर आप कंसोलिडेशन जोन में देखेंगे थोड़ा छोटा करके तो आपको दिखेगा कि जो इसका सपोर्ट जोन है अभी 600 रुपये में कामकाज कर रहा है, तो 550 का एक सपोर्ट
ये ले सकता है अगर फर्दर गिरता है तो, है ना। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आपको वही दिख रहा है कि स्टॉक अभी सारे रेजिस्टेंस से नीचे है और एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। आरएसआई भी आपको ओवरसोल्ड में दिख रहा है और वॉल्यूम भी आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है, बीच बीच में आता है, बीच बीच में ड्राई हो जाता है। तो अभी किया जा सकता है ना। अभी करना क्या है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक को कहीं भी ऊपरी लेवल से ले रखे हैं और स्टॉक अभी गिरते गिरते आपको माइनस में दिख रहा है, तो अभी तो बेच के देखिए, आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या स्टॉक अगर परफॉर्मेंस कैसा है, पिछला परफॉर्मेंस अभी वीक दिख रहा है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली कैसा है, फंडामेंटली ओके है, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस इंटैक्ट है, ग्रोइंग बिजनेस है ना। तो ये बिजनेस चलने वाला है, रुकने वाला, बंद होने वाला तो है नहीं। तो फंडामेंटली ओके है, फंडामेंटल का तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन बिजनेस का तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बच गया टेक्निकल। तो टेक्निकल आप इसको वीक बोल सकते हैं, बिल्कुल वीक बोल सकते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न में कुछ नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो डायरेक्टली क्लियरली है, कोई चार्ट पैटर्न अभी बन नहीं रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्या यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप एक चीज़ मान के चलिए, स्टॉक अभी आपको 600 के आसपास मिल रहा है और जहाँ तक इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो है 390 से लेकर 400 रुपया तक। अगर ये स्टॉक गिरता है तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि ये 400 भी आ सकता है। अगर आप इतना गिरावट को झेल पाते हो, सहन कर पाते हो, तभी आप न्यू पोजीशन बनाना है ऐसे स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि छोटा मार्केट का स्टॉक है, गिर भी सकता है और 400 रुपया भी आ सकता है। अगर बाज़ार में बहुत लार्ज कैप स्टॉक अभी अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा है, लाइक HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, डी मार्ट, HUL, आप वहाँ पे बिंदास होकर पोजीशन बनाइए, वहाँ ज़्यादा आपको गिरावट या प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे इतना ये सब स्टॉक आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये छोटा का लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक है। ये समझ के आप पोजीशन बनाना है ऐसे स्टॉक को। ऐसे स्टॉक चलता भी बहुत ज़्यादा है, गिरता भी बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ये सब सोच समझ के आप पोजीशन बनाना। देन अभी बच जाता है कि अगर आप ऊपरी लेवल से कहीं ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऊपरी लेवल से अगर आप ले रखे हैं तो आपको माइनस में दिख रहा होगा, तो अभी माइनस में अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनस में नहीं निकलना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक को आप धीरे धीरे एक्युमुलेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इंटैक्ट है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रेट आएगा तब आप इसको एवरेज करके नीचे कॉस्ट ला सकते हैं, जैसे आपको रेट आता है आप वहाँ 50% प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं और 50% राइड कर सकते हैं, नहीं तो आप 100% राइड कीजिए, एज पर अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो भी करना है आप सोच समझ के कीजिए, ठीक है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्ट अवॉइड, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप में अच्छा खासा रैली आया है और ये जब गिरेगा तो 400 तक भी आ सकता है। ये सब सोच समझ के आप कामकाज कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया, यूज़फुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर किसी के पास ऐसे एनालिसिस जाए और उनको बेनिफिट उठा पाए, ऐसे एनालिसिस से ना फंस जाए और आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले पाए। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका बारे में आपको रिसर्च चाहिए, पूछना है क्या करना है क्या नहीं करना, आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।